मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप लोग को जो मेंस की तैयारी के लिए कि मैं कल से लेक्चर लेके आऊँगा। आज वो क्या है, आप आज मेरा पहला लेक्चर है जीएस पेपर फर्स्ट का, जो आर्ट एंड कल्चर का जो लेक्चर है। और आज का जो टॉपिक है आपका मौर्य कला। मैंने ऑलरेडी सिलेबस पे डिस्कस कर दिया था जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड के लिए। और खास ही मैं बता दूं कि ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस का तैयारी कर रहे हैं और 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए और सीडीपीओ मेंस के लिए क्लास उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका मौर्य कला। तो मौर्य कला में देखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा कि मौर्य कला पढ़ने से पहले कोई भी मैं टॉपिक को बताया था कि आप पढ़ने से पहले क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर नज़र रखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपका देखिएगा जो पहला जो प्रकृति है क्वेश्चन पूछने का कि आइए देखिए 48वीं से 52वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट्स, यानी मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये जो शब्द है आपका विवेचना कीजिए, इसका मतलब ये होता है कि उसके मौर्यन आर्ट्स को कितने पार्ट में डिफाइन किया गया है, उसको आपको सारे को क्या है विवेचना करना है। इसके अलावा देखिएगा जो दूसरा क्वेश्चन है एनालाइज द साइलेंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट्स एंड द आर्किटेक्चर, यानी ये जो क्वेश्चन था कि मौर्य कला और वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ये आपका 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट्स एज फाउंड फ्रॉम बिहार। ये देखिएगा क्या है कि ये भी देखिए मैंने सारे के सारा जो इर्द गिर्द है आपका फीचर्स यानी क्या है विशेषताओं के बारे में पूछता है। और ये 38 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में पूछा हुआ। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में पूछा हुआ। अब देखिएगा कोई भी क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको पता होगा कि 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपका होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा जो होता है लास्ट में कंक्लूजन। यानी पहला को बोलते हैं कि परिचय कैसे लिखना है, ठीक है, दूसरा बोलते हैं मेन बॉडी कि आपका जो मेन बॉडी क्या होना चाहिए, और कंक्लूजन लास्ट में लिखना ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन की प्रकृति को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा मौर्यन आर्ट्स, इसका परिचय की बात करते हैं। परिचय में क्या लिखेगा, क्योंकि आप देखिएगा क्वेश्चन आप लिख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपको आर्ट एंड कल्चर के ही इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप परिचय में जो लिख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के शुरुआती निर्माता थे जिन्होंने एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र, मजबूत राजनीतिक आधार, केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था और अनुकूल आर्थिक के साथ साथ अन्य पर्यावरण परिस्थितियों पर शासन किया। यानी देख सकते हैं कि जो हमारा मौर्य के शासन के पहले क्या था कि आपको पता होगा हर्यक वंश ने शासन किया था, ठीक है, शिशुनाग वंश किए थे। लेकिन हम लोग मौर्यन आर्ट पढ़ रहे हैं तो इन्होंने क्या किया कि एक क्या लिखा है विशाल भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, आपका ये विशाल भौगोलिक क्षेत्र में ये शासन किए हैं। अभी कहाँ से कहाँ तक किए हैं, और इसके अलावा मजबूत राजनीतिक आधार था इनका। आपको पता होगा कि इनका जो शासन था बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस था बहुत अच्छा था, और सेंट्रलाइज सिस्टम था इनके यहाँ, ठीक है, और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर शासन किया। और इसने अधिशेष उत्पादन प्रदान किया जो कि न केवल शहरीकरण के लिए बल्कि आपका कला और संस्कृति के लिए भी क्षेत्र में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये देखिए चूंकि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो इसलिए लिखे हैं कि बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करता है। सिंधु घाटी के ठीक है, यहाँ पे सिंधु घाटी के निधन के बाद 1000 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद, जिसमें पत्थर काटने और मूर्ति कला पे योजनाएं हैं, ठीक है, आप ये लोग इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। और मूल जो मौर्य कला है मूल रूप से शाही संरक्षण में फली फूली, ठीक है, किस में फली, तो यहाँ पे आप लिखिएगा यहाँ पे शाही संरक्षण में, ठीक है, शाही संरक्षण में फल फूली, लेकिन साथ साथ लोक कला और मौर्य कला के दौरान विकसित हुए। और यहाँ पे देखिएगा 2 रूपों में, एक राजकीय कला के रूप में और दूसरा लोक कला के रूप में। देखिए जो राजकीय कला होता है जिसको बोलते हैं कि आपका पॉपुलर जो आर्ट होता है वो कला का वह स्वरूप होता है जो कि राजकीय प्रसाई के रूप में विकसित होता है, यानी राजाओं के संरक्षण में जो विकसित होता है उसको राजकीय कला बोलते हैं। और जो लोक कला होता है यानी कला का वह स्वरूप जो कि स्वतंत्र कलाकार द्वारा, यानी स्वतंत्र मान के चलिए कि एक होता है कि हम सरकारी जॉब कर रहे हैं यानी सरकार के अंदर हम जॉब करते हैं, एक होता है कि इंडिविजुअल यानी स्वतंत्र है हम, तो जो लोक कला होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। इसके बाद क्या है, आप छोटा सा एक मैप बना के भी दिखा सकते हैं
कि किस तरह से आपका, क्योंकि देखिए मैप बना, आप बोलिए कि हिस्ट्री में मैप क्यों बनाना जरूरी है। मैप इसलिए बनाना जरूरी है कि आपको क्या है, वहाँ से एक नंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। ये देखिएगा कि आपका मौर्यन एम्पायर है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देख रहे हैं ये आपका अफगानिस्तान से लेकर इंडिया में कहाँ तक ये फैला हुआ है। ये आपका टोटल जो एम्पायर है ये मौर्यन एम्पायर ही है, ठीक है। तो ये सब आप डायग्राम भी थोड़ा सा दिखा सकते हैं बगल में। इसके अलावा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ जो मौर्यन आर्ट्स है, यानी जो मौर्य कला का जो वर्गीकरण किया गया किस रूप में किया गया, तो देखिएगा दो रूप में किया गया। एक तो आपका क्या है, ये देखते टोटल जो आपका एक जो आपका है मौर्यन कोर्ट आर्ट बोलते हैं, जिसको कि बोलते हैं आपको राजकीय कला, ठीक है, इसको बोलते हैं राजकीय कला बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पॉपुलर आर्ट होता है इसको बोलते हैं लोक कला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोक कला। अभी हम आपको बताएं कि राजकीय कला किसको बोलते हैं। तो जो राजकीय कला होता है कि कला का वह स्वरूप जो कि राजकीय प्रसंग में विकसित हुआ है, यानी राजा के संरक्षण में जो विकसित हुआ है उसको कोर्ट आर्ट बोलते हैं। और जो पॉपुलर आर्ट होता है वो कि क्या स्वतंत्र रूप में जो विकसित होता है उसको पॉपुलर आर्ट बोलते हैं। अब देखिए पहला है आपका प्लेसेस, जिसको कि राजा प्रसाद बोलते हैं। दूसरा है आपका पिलर्स। पिलर्स को क्या बोलते हैं, तो स्तंभ बोलते हैं, ठीक है, स्तंभ बोलते हैं। और स्तूप को तस्तूप बोलते ही हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ था। इसके अलावा भी एक विहार है ये जो कि आपका कोर्ट यार्ड यानी राजकीय कला में है। और जो आपका पॉपुलर आर्ट में है ये तीन चीज़ होता है, एक गुफा होता है, केप्स बोलते हैं, पोएट्री जिसको क्या होता है जिसकी मूर्ति बोलते हैं, स्कल्पचर है जिसको प्रतिमा बोलते हैं। ये तीन चीज़ों में ये मौर्यन आर्ट को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको दोनों चीज़ इस टाइप से डायग्राम बना के आपको दिखाना होगा, ठीक है। ये देखिए राजकीय कला का ये जिसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं सब चीज़ हम लिख दिए यहाँ पे। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि प्लेसेस को राजा प्रसाद बोलते हैं, पिलर्स स्तंभ हो गया, स्तूप हो गया, वेदिका, ठीक है, वेदिका नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं कि आपका कौन सा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो सबसे पहले प्लेसेस के बारे में देखते हैं कि प्लेसेस क्या होती है, ये जिसको स्तंभ या राजा प्रसाद के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे फीचर्स आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि राजा प्रसाद का अवस्थिति, ठीक है। राजा प्रसाद का अगर अवस्थिति की बात करिए तो ये क्या था, आपका बिहार की राजधानी जो है ना राजा पर, इसको स्तंभ नहीं राजा प्रसाद लिख लीजिएगा, हिंदी वाले राजा प्रसाद लिखिएगा, ठीक है, राजा प्रसाद। और इसका जो आपका अवस्थिति था कहाँ पे था, तो आपका पटना में, ठीक है, कहाँ पे, पटना में इसका अवस्थिति है। और चूँकि क्वेश्चन का जो रहा है क्या चीज़, तो फीचर्स के बारे में बता रहा है। तो फीचर्स में क्या है, ये मौर्य साम्राज्य, देखिए लिखने का बहुत कुछ लिख सकते हैं, चूँकि आपको विद इन टाइम लिमिट में लिखना है तो आप लिमिटेड चीज़ें लिखिएगा। इसमें क्या है कि मौर्य साम्राज्य भारत में पहला क्या है संपूर्ण साम्राज्य था, पहला पॉइंट आप लिख सकते। दूसरा है कि कुम्हरार में कितने स्तंभ थे, तो 14 स्तंभ थे, जो कि मौर्य स्थलों का स्थल माना जाता है, ठीक है। और ये जो पाटलिपुत्र का जो शहर था ये लकड़ी से बना था। और ये जो राजा प्रसाद के बारे में ना डिफरेंट जो यात्री थे उन्होंने डिफरेंट बात बोला था। तो अगर सबसे पहले बात की जो हम कुछ नहीं लिखे हैं यहाँ पे, और जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुन के भी लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा एक एरियन थे जो कि आपका यूनानी यात्री थे, उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में, राजा प्रसाद के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद की भव्यता मुकाबला सूसा एवं एक बतना स्थित राजा प्रसाद भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। और दूसरा जो थे हमारा फाहियान जो चीनी यात्री थे, उन्होंने बोला था कि गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और राजा प्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया था। यानी फाहियान कि ये जो राजा प्रसाद को क्या है देवताओं द्वारा निर्मित, ये जो आपका था ना कुम्हरार में उसके द्वारा बोले थे। और ये जो लिखा गया गलती लिखा गया प्लस, देखिए यहाँ पे जो मेगास्थनी जो थे ना उन्होंने राजा प्रसाद के बारे में जो बोला था कि शहर क्या राजा ये क्या नाम था इनका, कि मेगास्थनी साहब ने जो बोला था इनके बारे में राजा प्रसाद के बारे में, कि जो आपका जो किस ये क्या है, ये जो राजा प्रसाद है बीच बीच में क्या है तीर चलाने के लिए खाली स्थान था। और यहाँ पे प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट क्या थी चौड़ी खाई थी यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखिए कि नगर में प्रवेश हेतु टोटल कितने थे, तो आपका 64 द्वार थे और आपका 560 टावर था यहाँ पे लगा हुआ। तो ये आपका प्लेसेस के कुछ फीचर्स है उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके यही देखिएगा। और ये जो प्लेसेस थे यहाँ पे ये सभी देखिएगा कि आपका, ठीक है, ये तो आप पहला चीज़ में देखते प्लेसेस जो राजा प्रसाद था। दूसरा जो आपका पिलर्स, ठीक है। दूसरा अगर बात करें चूँकि हम इन लोग क्या पढ़े तो आपका राजकीय कला ये नाम था इसका, हम लोग राजकीय कला का जो दूसरा पार्ट है पिलर्स के बारे में पढ़ें। अब देखिए पिलर्स था कहाँ पे, देखिएगा पिलर्स यही था आपका पिलर्स, ये देखिए यही आपका पिलर्स है, ठीक है। पिलर्स जो है आपका यहाँ पे इसी टाइप का पिलर्स था,
देखते हो लंबा लंबा पिलर्स आपको दिख रहा हो, ये देखिएगा, ये जो आपका देखिएगा पिलर दिख रहा होगा, ठीक है, पूरा लंबा से पूरा मेटल टाइप है, इसके ऊपर क्या है जो अशोक स्तंभ है वो है, ठीक है। और यही जो आपका हमारा आज का डेट में क्या है भारत का जो राष्ट्रीय स्तंभ है यही हम लोग देख सकते हैं। अब तो देखिए इसका फीचर्स पहले देख ले तो उसके बाद कुछ बात करेंगे कि जो फीचर्स में है अशोक की स्तंभों की जो विशेषताएं हैं। पहला नंबर पे है आपका कि अशोक के समय में राज्य के प्रतीक के रूप में स्तंभों का शिलालेख था और औसतन कितने थे तो 40 फीट ऊंचे स्तंभ थे, आमतौर पे चुनार बलुआ पत्थर से ये बने होते थे, ठीक है। और इनकी जो भाषा थी पिलर यहाँ पे इस समय पे तो जो मौर्य का तो ये भाषा जो था आमतौर पे पाली और प्राकृत होती थी। और इसके शीर्ष पे क्या था एक कमल और बैल की आकृति का था, देखिएगा आपका सिंह के आकार का होता था, ठीक है, सिंह के आकार का होता था, ये बैल और सिंह के आकार का होता था। और बैल की राजधानी ईरानी स्तंभ के खंभों के द्वारा ये लिया गया था। और इसका कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि ये कहाँ पे था स्थित, तो आप देखिएगा कि जैसे लौरिया नंदनगढ़ है, ठीक है, ये जो लौरिया नंदनगढ़ है ये कहाँ पे है तो आपका चंपारण में है। सारण स्तंभ जो कि वाराणसी में है, आपका कोल्हवा क्या है चंपारण में। इसके अलावा भी कुछ इसकी विशेषताएं थी कि स्तंभों की जो लंबाई थी, ठीक है, जैसे ये देखिएगा ये जैसे स्तंभ है इसका जो लंबाई था ना, इसका जो लंबाई कितना था तो आपका 20 से 25 फीट था, ठीक है। आपका टोटल देख सकते हैं कि लंबाई जो था 20 से 50 फीट तक था। और इसकी जो वजन था, ये जो टोटल वजन था, इसका वजन की अगर बात करें तो 50 टन वजन था इसका, ठीक है, 50 टन इसका वजन था, ठीक है। और ये स्तंभों पे क्या चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो सारे जो है ना ये मेटल टाइप के जो देख रहे हैं ये आपका कैसा है तो चमकदार पॉलिश था ये, ठीक है, ये आपका चमकदार पॉलिश है। इसके अलावा देखिएगा कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे देखिएगा ये जो सबसे नीचे है ना इसको बोलते हैं टेबुलर जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये टेबुलर प्लेटफॉर्म, ये आपका कोनिकल सिलेंडर स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर देखिएगा ये क्या है इन्वर्टेड लोटस, जिसको क्या बोलते हैं उल्टा कमल है। और ये जो नीचे वाला टाइप है ना इसको बोलते हैं कमल बोलते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं कमल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कमल बोलते हैं। और ये जो इन्वर्टेड लोटस इसको क्या बोलते हैं उल्टा कमल है। और इसके ऊपर जो है एक चौकी है, ठीक है, एक चौकी है। और इसी के ऊपर क्या है आप देखिएगा पशु आकृति जो है यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये जो पशु आकृति का सिंह स्तंभ लगा हुआ है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग दर्शा भी सकते हैं। ये तो आपका पिलर्स हो गया। अगला जो आपका किसकी बात करते हैं तो आप लोग ये स्तूप की बात करते हैं, ठीक है, स्तूप की बात करते हैं। तो स्तूप में देखिएगा, स्तूप का पहले देखिएगा लोकेशन, ये देखिए स्तूप में क्या होता है। तो पहले इसकी संरचना के बारे में समझते हैं कि स्तूप जनरली होता क्या है। तो स्तूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है आपका तोरण द्वार है, ठीक है। ये तोरण द्वार क्या होता है, ये इसका ना यहाँ से एंट्री गेट होता है, माने यहाँ से आप प्रवेश द्वार होता है। इसके बाद देखिएगा वेदिका, ठीक है, यहाँ पे जो होता है वेदिका होता है, ये देखिएगा वेदिका लिखा हो। तो वेदिका होता क्या है जनरली, तो ये जो स्तूप के चारों ओर निर्मित जो घेरा है ना, स्तूप के चारों ओर जो निर्मित घेरा है ये वाला, उसी को हम लोग वेदिका बोलते हैं। और ये जनरली क्या था कि मौर्य काल में सांची स्तूप ये जो वेदिका था लकड़ी द्वारा निर्मित होता था, ठीक है। किसके काल में तो आपका मौर्य काल में लकड़ी का होता था, लेकिन क्या है कि जो शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र द्वारा इसको पत्थर का बनवाया गया था। इसके बाद आपका ये आपका प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है। ये आपका जो प्रदक्षिणा पथ है ये होता क्या था तो ये था चबूतरे एवं वेदिका के मध्य, ठीक है, ये देखिएगा चबूतरे एवं मध्यिका के क्या होता था मध्य स्तूप के चारों ओर परिक्रमण हेतु निर्वाण स्थान होता था, ठीक है। जो परिक्रमण होता है ना वही आपका निर्वाण स्थान था, ये प्रदक्षिणा पथ। इसके अलावा देखिएगा मेधी, ठीक है, जो मेधी होता है, मेधी को बोलते हैं, यहाँ पे होता था मेधी, ठीक है। जो मेधी होता है वो क्या होता है कि चबूतरा जिस अर्धचंद्राकार गुंबद पे रखा रहता है, ये देखिए जैसे गुंबद पे रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं मेधी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अंडा है, देखिए ये अंडा जो है कलर का दिखते होंगे, ये ही जो क्या है अंडा कलर का है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या अंडा कलर का, इसको क्या बोलते हैं तो अर्धचंद्राकार गुंबद जिसके अंदर की छत ईंटों से तथा बाहर की क्या है ईंटों से निर्माण किया जाता था, उसी को हम लोग अंडाकार बोलते थे। इसके अलावा देखिए हर्मिका, ये देखिए हर्मिका जो है यहीं पे क्या है कि हर्मिका जिसमें अंड के ऊपर क्या था कि पेटीनुमा संरचना जिसमें कि बुध के अवशेष यानी जो मृत शरीर होता था यहीं पर रखा जाता था, हर्मिका में रखा जाता।
और इसके ऊपर देखिए छत्र है। छत्र क्या होता है? हर्मिका के ऊपर छत्र के 3 पक्ष होते थे। श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता का ये जो प्रतीक है, इसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो इसका फीचर्स भी देखिए बहुत सारे लिखा हुआ है। ठीक है, फीचर्स में जैसे है कि स्फेरिकल डोम्स क्या था? सिम्बोलाइज द इन्फिनाइट स्पेस ऑफ द स्काई, ये पूरा देख रखते हैं। और इसके अलावा देखिएगा ये जो डोम है, ये जो गुम्बद है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक सॉलिड ब्रिक होता है जिसका कि वर्क होता है 36.0 मीटर इन द डाई, मतलब डायमीटर इतना होता है। हाइट इसका कितना होता है? 16.46, यानी आप कह सकते हैं जो चौड़ाई होता है 16.6 मीटर होता है, जो ऊंचाई होता है 16.46 मीटर होता है। इसके अलावा क्या है? ए लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम, ये देखिए यही तो है ना आपका हेमिस्फेरिकल डोम होता है, विच इज फ्लैट होता है और ये ट्रिपल अम्ब्रेला टाइप का आपको दिख रहा होगा। एंड छत्र होता है वहाँ पे। ठीक है, पेडेस्टल जो कि हम सारा चीज़ बता चुके हैं। इसके अलावा वेदिका होता है, जो हम सारा चीज़ बताए थे वेद का, उसको आप आराम से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ये तो अब देखिए कुछ बिहार जो पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में चौथा पॉइंट जो बिहार, एक बराबर गुहा, एक नागार्जुन पहाड़ी बिहार है, यही देखिएगा ये जो आपका दिख रहा है ना, ये वाला, ये गुफा पहले पाया जाता था नागार्जुन का। ठीक है, और ये दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो एक तो हम लोग देख लें कि आपका राजकीय कला, राजकीय कला में हम लोग क्या देखे थे अभी, कि जो कि क्या है ना कि कला का वह स्वरूप था जो कि राजा के प्रशय में मानो वो विकसित हुआ। और दूसरा अब लोक कला की बात करते हैं। तो लोक कला है जिसको लोकप्रिय पॉपुलर आर्ट बोलते हैं। तो लोक कला में क्या होता है ना कि ये स्वतंत्र रूप से होता था, मतलब हमको राजा से कोई मतलब नहीं है, मतलब हम एक तरह से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अपना इंडिविजुअल करता था वो पॉपुलर आर्ट होता था। और इसमें देखिएगा यह कला आमतौर पे मौर्य शासकों को नहीं दिया गया मुक्त व्यापार था। मतलब ये क्या था कि ये उन लोग को टैक्स नहीं देते थे, वही आपका क्या है कि लोक कला होता था। ठीक है, और इसमें देखिएगा सबसे पहले आपका क्या है? केव आर्किटेक्चर है। ठीक है, यही देख रहे हैं ना, केव आर्किटेक्चर इस टाइप से जो होता है, यही तो आपका केव है। मैंने क्या है ड्रॉ, आप हाथी गुफा का नाम सुनेंगे जो आपका कहाँ पे, उड़ीसा में इसी टाइप से आपको मिलता था। देखिएगा यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा केव स्ट्रक्चर, इसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या है। तो इस अवधि में मौर्य साम्राज्य के दौरान रॉक कट गुफा वास्तुकला का उदय हुआ, यानी कह सकते हैं कि पत्थर के काट के क्या ना अंदर गुफा बनाने की प्रचलन हुआ। और इस गुफाओं को आमतौर पे जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बिहार यानी रहने वाले क्या है क्वार्टर ग्रुप में इस्तेमाल किया था। मैंने क्या है बौद्ध भिक्षु जितने भी रहते थे उसके अंदर रहते थे। तीसरा जो इसका फीचर्स है कि मौर्य काल के दौरान इन गुफाओं को आंतरिक दीवारों और सजावटी प्रवेशों द्वारा अत्यधिक पॉलिश किए गए फिनिश द्वारा चिन्हित किया जाता था। ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बिहार में बराबर और नागार्जुना गुफा, ये देखिएगा इसका एग्जाम्पल है, आप दोनों चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा स्कल्पचर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रति, अच्छा दूसरा छूट गया, स्कल्पचर्स जो था, ठीक है, ये आपका बी नंबर में सी लिखा गया, यहाँ पे सेकंड नंबर लिख लीजिए। ठीक है, ये जो स्कल्पचर्स होता है इसकी क्या विशेषताएं थी? तो जो मूर्ति कला का उपयोग होता था मुख्य रूप से स्तूपों की सजावट के लिए किया जाता था। और इसमें जैसे यक्ष और यक्षिणी का जो मूर्ति था बिहार के दीदारगंज, आप देखते होंगे कि फतुहा के जो पहले वाला स्टेशन है आपका, ठीक है, जब ये क्या नाम है इसका, पटना साहिब है ना, उसके जो अगला स्टेशन है दीदारगंज, वहीं से यक्ष और यक्षिणी का प्रतिमा मिला है। कुछ इस टाइप से यक्ष और यक्षिणी का प्रतिमा था। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो मिट्टी के जो बर्तन मिले थे, इसका जो लोक कला का उसकी बात करते हैं, इसका फीचर्स क्या था? तो मौर्य कला के जो मिट्टी के बर्तन क्या था ना, उत्तरी क्या था, काली पॉलिश होता था, जिसको कि NBBW बोलते थे, के रूप में संदर्भित किया गया था। ठीक है, और ये जो दूसरा पॉइंट है कि ये काले रंग और अत्यधिक चमक खत्म की विशेषताएं थे, और आमतौर पे वासना वस्तुओं के रूप में इसको क्या मतलब जो क्या बोलते हैं वस्तुओं के रूप में इसको इस्तेमाल किया था मिट्टी के बर्तन का। ठीक है, अब देखिएगा लास्ट जो पॉइंट मिलता है आपको कि कंक्लूजन में आप लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि मौर्य कला की कला क्या है, वास्तुकला भारतीय कला की प्रगति पे क्या था, अंतिम बिंदु था। और इसमें क्या था, स्तूप ईंट और पत्थरों से बने ठोस गुम्बद थे और जो आकार में भिन्न थे, और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित क्या था, देश भर में असंख्य स्तूप भी मिला होता है। इसके अलावा देखिएगा आप लिख सकते हैं समीक्षा में हिंदी मीडियम के जो कि इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य कला में मूर्ति कला के विकास को भी व्यापकता मिली, और विशेषकर इस कालखंड में ऐसे नए तत्व का समावेश हुआ जिससे कि मूर्ति कला के स्वरूप को व्यवस्थित होने में मदद मिली। न सिर्फ स्तंभों के रूप में राजकीय कला के अंतर्गत मूर्तियां बनी, बल्कि लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा भी मूर्ति कला के विकास को गति मिली।
ठीक है। इसके अलावा देखिएगा मौर्य कला के मूर्तियों के अंतर्गत मूर्तियों का स्वरूप भी एक प्रारंभिक स्तर पर रहा, जिसका कि कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन आगे चलकर मौर्योत्तर काल में मथुरा एवं गंधार कला में मानव मूर्तियों का निर्माण व्यवस्थित व्यापक होने लगा। ठीक है। इसके अलावा है कि मौर्यकालीन पशु आकृतियों में भी एक बात है कि जो कि काफ़ी हद तक स्वाभाविक एवं विकसित थी। निष्कर्षतः यह भी कहा जा सकता है कि मौर्य आपका मूर्ति कला के विकसित एवं दृष्टि से अपना उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। तो ये आप क्या है, आप कंप्लीट लिखिएगा और ये आपका 38 नंबर में मिलता है अगर आप इतना लिखते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको क्या है कि क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना हो कि आप किस टाइप में लिखते हैं, क्योंकि आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है। आपको नॉलेज होना अच्छी बात है, वो आपको नोट्स बनाने में काम है, लेकिन आपको टू द पॉइंट लिखना होगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। ये देखिएगा कभी कभी आता है इरानियन पिलर और इंडियन पिलर में क्या डिफरेंस था, जो अशोक का स्तंभ थी। तो ये देखिएगा आप लोग, जैसे कि जो अशोक का पिलर था वो क्या था, मोनोलिथिक शाफ्ट था, यानी एक ही तरह के पत्थर से बनाया जाता था। और जो पर्शियन था ये मतलब डिफरेंट मेड ऑफ नंबर ऑफ पिलर से बनाया जाता। पहला आपका ये देख सकते हैं। इसके अलावा है दूसरा हम देख सकते हैं कि आउटर शाफ्ट इज पिलर स्मूथ। उसका जो अशोकन पिलर में क्या था कि बहुत ज़्यादा आउटर जो पिलर था स्मूथ होता था, मतलब उसको एकदम चमकदार बनाया जाता था। और यहाँ पे देखिएगा पर्शियन पिलर्स में द आउटर पर्शियन पिलर हर ग्रुप्स होता था। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा चमकदार नहीं होता था। यहाँ पे वेल इज द ओनली एट द टॉप। यहाँ पे देखिए तीसरा है जो चक्र लगाया जाता था, सबसे ज़्यादा टॉप पे लगा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्शियन पिलर में जो ईरानियन पिलर था यहाँ पे बॉटम पे और टॉप पे दोनों पे लगाया जाता था। चौथा नंबर पे जो आपका मौर्यन पिलर वेयर द इरेक्टेड बाय द डिगिंग देम इन द अर्थ विदाउट बेस। ये चौथा डिफरेंस है। और पर्शियन में था कि इज इरेक्टेड ऑन ए वेल शेप्ड बेस। ठीक है। पाँचवा नंबर पे आपका है यूज फॉर द इंस्क्रिप्शन। और ये क्या था कि रॉयल ऑर्डर के लिए, जो साम्राज्य का जो होता था उस पर ऑर्डर के लिए यूज किया जाता था, और यहाँ पे सपोर्ट के लिए किया जाता था पर्शियन में। पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या था, ये वेयर पार्ट ऑफ प्लेसेस, यानी क्या है वो राजा कहीं होता, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी हुआ था अशोक में। ठीक है। तो ये कुछ तमाम जो डिफरेंसेस थे आप उसको दिखा सकते हैं। तो कैसा लगा ये हमारा लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करिए कि आप सभी लोग पढ़ा के इसको नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।